जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोगों ने CS 6 और 10 के नेक्स्ट 3 लेक्चर्स करने हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को फर्स्ट 3 लेक्चर्स कराए थे और जो नेक्स्ट है ना कॉन्सेप्ट 4, 5 एंड 6 लेक्चर का, तो उसमें ऑलरेडी मेंशन है आप लोगों का। मैंने जैसे कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि वो हमारे जो है वो सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। टोटल मिड टर्म के अंदर 18 लेक्चर्स होते हैं, बाज़ दफ़ा जो है वो 22 लेक्चर्स भी होते हैं। वो आपको पता चल जाएगा जब आपकी LMS के ऊपर ना वो बता देंगे, जब आपका मिड टर्म का सिलेबस आएगा उसमें आपको बता देंगे कि आपका मिड टर्म में कितने जो है वो आपको लेक्चर्स मिलेंगे। बाज़ जो है वो 18 होते हैं, ज़्यादातर तो 18 लेक्चर्स ही आ रहे हैं अब। ठीक है, पहले 22 होते थे अब जो है वो 18 है, लेकिन जो है वो चेंज होता रहता है। मे बी फिर से 22 आ जाए, तो वो आपको वहाँ से पता चलेगा जब आपके मिड टर्म का पेपर स्टार्ट होने होंगे ना, उससे 10 डेज़ बिफोर आपका सिलेबस आ जाता है LMS के ऊपर, आपको बता देते हैं। तो वहाँ से आप लोगों ने एक बार कंफर्म कर लेना है। और दूसरी चीज़ ये भी देख लेनी है कि उसके अंदर अगर आप लोगों को बोला जाता है ना कि आपके 4, 5 एंड 6 लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं सिलेबस के अंदर, तो तभी आपने करना है। अदरवाइज हैंडआउट्स के अंदर ये क्लियरली चीज़ लिखी हुई है ना कि आपका उसमें से पेपर नहीं आना, तो आप उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पिछले पेपर्स में कभी भी उसका जो है ना वो नहीं आया, क्योंकि वो आपके इस कोर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं ही। ठीक है, अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने अपने 7, 8, 9 जो है वो लेक्चर्स करने हैं। 7 लेक्चर है ग्रोथ ऑफ लैंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ द शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स। जो शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जिन्हें हम लोग लैन कहते हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 1960s के अंदर और अर्ली 1970 के अंदर। और इसके पीछे जो मेन आइडिया था ना, ठीक है, वो ये था कि नंबर ऑफ कनेक्शंस को रिड्यूस करना है। ठीक है, किसके ज़रिए? कनेक्शंस को शेयर करेंगे ना अगर हम लोग मैनी कंप्यूटर्स यानी बहुत से कंप्यूटर्स के अंदर, तो उससे क्या होगा? रिड्यूस कर देंगे हम लोग कनेक्शंस को और शेयर्ड कनेक्शन ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कनेक्शंस बहुत ज़्यादा होते थे, तो हम लोगों ने उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने लैन को इंट्रोड्यूस करवाया है। ईच लैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल शेड मीडियम। अच्छा, ये जो पिंक के अंदर मैंने लिखा हुआ होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है वो आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इसमें बन के आते हैं। बाकी मैं आप लोगों को साथ साथ जो है वो बता दूंगी कि आपका कौन सा MCQs है, कौन सा शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग है। ठीक है, तो वो साथ साथ आप लोग अपने PC के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर ओपन कर लिया करें। वेब ब्राउज़र के अंदर अपने हैंडआउट्स PDF में पहले डाउनलोड करें, फिर हैंडआउट्स को ना उसमें ओपन कर लिया करें। वहाँ पे इजीली ऑप्शंस ऊपर आ रहे होते हैं कि हाईलाइट करना है आपने कुछ भी, जो भी, तो वो साथ साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आपने साथ साथ अपने हैंडआउट्स को हाईलाइट करना है। अच्छा, तो ये अब इम्पोर्टेंट MCQs है कि हर लैन जो होता है उसके अंदर सिंगल शेयर्ड मीडियम होता है। फर्स्ट वन कंप्यूटर यूजेस द मीडियम टू सेंड इट्स डाटा। पहले एक कंप्यूटर अपना मीडियम यूज़ करेगा डाटा को सेंड करने के लिए चैनल के ज़रिए, फिर दूसरा, और इसी तरह से सारे जो है वो बारी बारी करेंगे शेयर। Then, but sharing a single medium over long distances is efficient। लेकिन इसमें ये भी है कि अगर आप सिंगल मीडियम के ज़रिए कर रहे हैं और डिस्टेंस ज़्यादा है तो इफ़िशेंटली भी होगा, जल्दी होगा, क्योंकि उसके अंदर डिलेज ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, देन लैंड टेक्नोलॉजीज रिड्यूस कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ कनेक्शंस। अब ये चीज़ हमने ऊपर भी पढ़ी, ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि जब हम लोगों ने लैंड इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाया है, इसलिए कि उसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ कनेक्शंस को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो जब आप नंबर ऑफ कनेक्शंस को रिड्यूस करेंगे, ऑफ कोर्स कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। बट अटैच्ड कंप्यूटर्स compete for use of shared connections. The local connections consist of LAN exclusively, but the long distance communication is point to point। अच्छा, इसमें ये जो but से लेके ना exclusively तक है, ये इतना important नहीं है। ये दो ब्लू में जो लिखे हुए हैं ये important है कि जब LAN के अंदर हम लोग कनेक्शंस को रिड्यूस करेंगे तो कॉस्ट रिड्यूस होगी। ये MCQs है इंपॉर्टेंट। और अगर जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगी वो पॉइंट टू पॉइंट होगी, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट आ गया है जी सिग्निफिकेशन ऑफ लैंड्स एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है? जो लैंड की डिमांड है ना वो रिलेट करती है एक प्रिंसिपल से, और उस प्रिंसिपल का नाम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, नीचे यहाँ पे जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हेल्प्स प्रिडिक्ट कंप्यूटर
कम्युनिकेशन पैटर्न्स एंड देयर आर टू पैटर्न्स। तो पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करने के लिए जो कम्युनिकेशन के पैटर्न्स होते हैं उसके लिए हम जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं उससे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। अब वो दो पैटर्न्स हैं, क्या उनके नाम आपको आने चाहिए। एक है स्पेटियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, दूसरा है टेम्पोरल। अब जो स्पेटियल है उसके अंदर और जो टेम्पोरल है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो स्पेटियल है उसके अंदर आपने क्या करना है कि इस पैटर्न के अंदर आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर दैट आर लोकेटेड नियर बाय, यानी जो करीब में होंगे ना उनको करने के लिए कम्युनिकेट हम लोग स्पेटियल को यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो टेम्पोरल है उसमें आप लोगों ने सेम कंप्यूटर्स को रिपीटेडली जब यूज़ करना होगा तो हम टेम्पोरल को यूज़ करेंगे। तो लैन जो है वो अफेक्टिव है बिकॉज ऑफ स्पेटिल की वजह से वो अफेक्टिव है। और जो टेम्पोरल है वो आपको इनसाइट देता है कि आपने कौन से कंप्यूटर को जो है वो ऑन अ लैन यूज़ करना है। तो यहाँ पे बेसिकली शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट ले लें कि स्पेटियल आप तब यूज़ करेंगे जब आपने नियर बाय करीबी का कोई भी कंप्यूटर कम्युनिकेट करवाना होगा, लेकिन टेम्पोरल आप तब यूज़ करेंगे जब आपने सेम कंप्यूटर्स को रिपीटेडली यानी बार बार यूज़ करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास लैन टोपोलॉजीज आ जाती हैं। ये अब आप लोगों ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपसे लाजमी इनमें से एक ना एक शॉर्ट लॉन्ग आपसे ज़रूर पूछा जाएगा और ये हैं भी बहुत ईजी। ऊपर वाले 3 लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों को इनका कॉन्सेप्ट दिया था, अभी दोबारा से देने लगी हूँ। इनको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जो जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी वो आपने माइंड में रख लेना है, ठीक है, और साथ साथ उसको हाईलाइट भी कर लेना है। अब सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लैन टोपोलॉजीज को शेप के ज़रिए हम लोगों ने क्लासिफाइड करना है। किस चीज़ के ज़रिए? शेप के ज़रिए। तो 3 मोस्ट पॉपुलर जो टोपोलॉजीज है ना बाय शेप वो ये हैं, स्टार, रिंग, बस। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि शेप के ज़रिए आपने लैन टोपोलॉजीज के नाम बताने हैं। तो शेप के हिसाब से स्टार, रिंग और बस हो गया। अब यहाँ पे डिटेल से आप देख लें कि स्टार, रिंग और बस है क्या। पहली चीज़ आपको इनका शेप पता होना चाहिए। अब जो स्टार होती है, पिछली लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके दरमियान में एक सेंट्रल डिवाइस लगी होती है और उस डिवाइस का नाम होता है हब, ठीक है। और सारे के सारे कंप्यूटर्स उस सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में अब ये रिंग और स्टार सेम ही है। उसके अंदर क्या होता है कि एक हब लगी होती है सेंट्रल डिवाइस, ठीक है, स्टार के अंदर। लेकिन रिंग के अंदर कोई डिवाइस नहीं होती। इसके अंदर जो एक कंप्यूटर है वो अपने करीबी 2 कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, यानी इसके अंदर हर कंप्यूटर अपने करीबी 2 कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। ये आप लोगों ने जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जब पेपर में आ जाएगा ना तो वो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो कनेक्शन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, उसके लिए हमारे पास ये केबल यूज होती है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है बस टोपोलॉजी। ये पिछले जो हमारे पास सेमेस्टर था उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ था कि ऐसी कौन सी जो है वो टोपोलॉजी है कि जिसके अंदर एक ही शेयर्ड केबल यूज होती है सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं बस, ठीक है। तो एक ये देखें, ये सेंट्रल केबल होती है, ये शेयर्ड केबल होती है और हर एक कंप्यूटर जो है वो इस शेयर्ड केबल के साथ कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखें कि रीज़न क्या है मल्टीपल टोपोलॉजीज की, तो उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब देखें रिंग का क्या एडवांटेज है, इट इज़ ईजी टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू द अदर कंप्यूटर्स, हाउएवर एंटायर नेटवर्क इज डिसेबल्ड इफ अ केबल कट अकर्स। अब रिंग का फ़ायदा हमें ये हो सकता है कि इसके अंदर आप जो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनके साथ ईजिली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि पूरे का पूरा नेटवर्क डिसेबल हो जाएगा अगर केबल कट जाती है तो। क्यों? क्योंकि आप देखें कि हमारे पास रिंग सर्कल की फॉर्म में होती है और एक ही वायर होती है जिससे सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर वो वायर कहीं से भी कट जाती है तो पूरा नेटवर्क डिसेबल हो जाएगा, सही है। तो ये इन्होंने बताया है। देन आ जाता है जी स्टार। स्टार का अब एडवांटेज क्या है कि only one's computer is affected when the cable cut occurs.
अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया ईथरनेट का। ईथरनेट में आप लोगों ने अब जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो आप लोगों ने देख लेनी है। ये भी इम्पोर्टेंट, शॉर्ट लॉन्ग के लिहाज से, एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ हाईलाइट कर लें जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अब एग्जाम्पल ऑफ बस नेटवर्क क्या है, ईथरनेट। ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि बस जो है ना, बस टोपोलॉजी वो किसकी एग्जांपल है, तो वो है ईथरनेट की। अगर पूछ लेते हैं कि ईथरनेट के अंदर कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होती है, तो वो होती है बस। नीचे हम एटीएम का भी पढ़ेंगे और एटीएम के अंदर भी एक टोपोलॉजी यूज़ होती है, तो इनका आपने डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ईथरनेट इज वाइडली यूज्ड लैन टेक्नोलॉजी। पहली चीज ये है क्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आप ये तो याद रख लेंगे कि ईथरनेट के अंदर बस टोपोलॉजी यूज होती है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ईथरनेट एक लैन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। दूसरा, इसको इन्वेंट किया गया था एक्स रॉस पार्क के अंदर, जिसे हम कहते हैं पाल्टो आल्टो रिसर्च सेंटर 1970 के अंदर। अब हम आगे डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड। सो इट इज आल्सो कॉल्ड, तो इसे हम लोग DIX स्टैंडर्ड भी कहते हैं। डी से डिजिटल, आई से इंटेल एंड एक्स से ये एक्सरॉक्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया कि डिक्स स्टैंडर्ड है तो इसमें DIX से क्या जो है वो आप बना सकते हैं, तो ये आप लोगों ने लिख लेना है। नेक्स्ट, ये एक स्टैंडर्ड है 802.3, ठीक है। इसको किसने डिफाइन कर, ये क्या चीज़ डिफाइन करवाता है, फॉर्मेट्स, ठीक है। देन ईथरनेट यूज़ करती है बस टोपोलॉजी, मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया है, और इसके अंदर एक सिंगल केबल यूज़ होती है, लेकिन उस केबल का क्या नाम है, कोएक्सियल केबल, और मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है। ये सारी जितनी चीज़ें मैंने हाईलाइट कराई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि इसके अंदर जो केबल यूज होती है उसे हम सेगमेंट कहते हैं, और जो सेगमेंट है उसकी लिमिट कितनी है, 500 मीटर्स इन लेंथ, और जो मिनिमम सेपरेशन है बिटवीन कनेक्शंस के दरमियान वो 3 मीटर्स है। तो लेंथ कितनी है सेगमेंट की, 500 मीटर्स, और सेपरेशन कितनी है, 3 मीटर्स की। देन अब यहाँ पे ईथरनेट की स्पीड आपने देख लेनी है कि ओरिजिनल उसकी स्पीड जो है वो 3 Mbps है, उसकी जो करंट स्टैंडर्ड है वो 10 Mbps है, और जो फास्टेस्ट ईथरनेट है वो 100 Mbps है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये तीनों ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर आपसे जो है वो ये पूछा जाता है कि फास्ट ईथरनेट जो है उसकी स्पीड बताएं, तो ये एमसीक्यूज में आता है। नेक्स्ट आ गया इनकोडिंग यूजिंग इन ईथरनेट। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह से अगर आप लोगों को कोई डायग्राम पेपर में आ जाती है ना बनाने के लिए, तो उसके अंदर आपको प्रॉपर कंडीशन दी जाएंगी, वो ईजी होगा, आपको समझ आ जाएगी, आप बना लेंगे। उसमें आपको बोल दिया जाएगा कि 1 जो है वो 1 पे लाई कर रहा है, जबकि 2 जो है वो 0 पे लाई कर रहा है, और इस तरह की आपने एक बिट बनानी है, या यहाँ से देख के आपने सिंपल वो बिट्स लिख देनी होगी कि आंसर बताइए। पूरी डायग्राम गिवन होगी और आपने जस्ट ऊपर से देख के लिख देना होगा 1010 110 इस तरह से, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं, लेक्चर नंबर 8। यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है कि हम लोग बात करेंगे CSMA से रिलेटेड, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या है कि कोई भी सेंट्रल कंट्रोल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती जब कंप्यूटर ईथरनेट के ज़रिए ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, यानी डाटा जब ईथरनेट के ज़रिए ट्रांसफ़र होगा तो आपको कोई सेंट्रल कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं चाहिए होगी, ठीक है। ईथरनेट के अंदर आप क्या करते हो कि CSMA जो है वो कोऑर्डिनेट करता है ट्रांसमिशन अमंग multiple attached computers, and CSMA is a coordinate scheme that defines how to take turns using a shared cable. A computer listen to the codes. आपको ये बात पता है कि कंप्यूटर जो है वो कोड्स यानी 0-1 के अंदर काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुलियन डिटेक्शन क्या है, ये आपके पास डेफिनेशन आ सकती है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में CD भी लिख सकते हो, ठीक है। कुलियन डिटेक्शन की ना डेफिनेशन देख लें कि कुलियन क्या होती है। The signals from two computers will interfere with each other and overlap of frames called कुलियन। ये डेफिनेशन एज इट इज़ याद रख लें, आपसे जो है वो कुलियन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और डिटेक्शन क्या होती है कि अगर हम लोग, पहली चीज़ है कि ये हार्म नहीं करता हार्डवेयर को, लेकिन फ्रेम्स इसकी वजह से ग्रैम्बल्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे ईथरनेट कुलियन डिटेक्शन के बारे में है कि आप लोगों ने अगर कुलियन को डिटेक्ट करना है ना, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास 2 ऑपरेशंस होंगे।
पहली चीज आप मॉनिटर करते हो आउटगोइंग सिग्नल्स को, और ग्रैम्बल्ड सिग्नल जो है वो इंटरप्रेट होते हैं एज अ कुलेयन। तो जब आपसे कुलेयन की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो ये डेफिनेशन बता देनी है, और जब कुलेयन डिटेक्शन की बात आएगी तो ये दो ऑपरेशंस बता देने। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आफ्टर कुलेयन इज डिटेक्टेड, जब आप कुलेयन को डिटेक्ट कर लोगे तो कंप्यूटर जो है वो ट्रांसमिशन को स्टॉप कर देता है। तो ईथरनेट किस चीज को यूज करेगा? CSMACD यानी कुलेयन, सॉरी इसका क्या था, ये सच ये मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है, ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। CD का मतलब है कुलेयन डिटेक्शन, और अगर एंड पे CA आ जाता है तो कुलेयन अवॉइडेंस आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग साथ में जो है वो मेंशन कर लें। रिकवरी फ्रॉम कुलेयन, अब रिकवरी कैसे होगी? कंप्यूटर्स अगर डिटेक्ट कर लेंगे कुलेयन को तो वो एक स्पेशल सिग्नल आपको भेजेगा, जिससे आप फोर्स करोगे, जितने अदर इंटरफेसेस होंगे उससे आप जो है वो कुलेयन को डिटेक्ट कर लोगे। तो ये क्या है? रिकवरी फ्रॉम कुलेयन है। देन एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ क्या होगा कि रैंडम जो डिलेज होते हैं कुलेयन में अक्कर, स्पेशली लाइकली विद द बिजी सेगमेंट्स के अंदर भी कुलेयन हो सकती है, तो कंप्यूटर जो है वो डबल डिले कर देगा हर सब सीक्वेंट कुलेयन के साथ, और इससे रिड्यूस क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ कुलेयन। ये एज इट इज आपने पूरी 2 लाइंस याद रखनी है अगर आपके पास जो है वो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ से रिलेटेड पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अब हमने वायरलेस लैन और CSMA से रिलेटेड पढ़ना है। तो यहाँ पे आपने ये पीछे भी हमने एक स्टैंडर्ड याद किया था, वो भी मैंने आप लोगों को हाईलाइट करा है। अब एक और स्टैंडर्ड है 802.11। ये एक वायरलेस लैन है जो रेडियो सिग्नल्स को 2.4 गीगाहर्ट्ज पर यूज करता है। ठीक है, और इसका रेट है 11 Mbps। लेकिन जो ओल्डर डिवाइसेस हैं उनके सिग्नल्स 900 मेगाहर्ट्ज पर और उनका रेट 2 Mbps है। ठीक है, तो ये आपने दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि इसका ये जो स्टैंडर्ड है इसका सिग्नल इतने होते हैं और इसका रेट 11 है, जबकि जो ओल्डर डिवाइसेस हैं उनके सिग्नल्स इतने होते हैं और उनका रेट ये है। और दूसरा ये आपसे MCQs में पूछते हैं कि ब्लूटूथ स्पेसिफाई करता है वायरलेस लैन फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस की एग्जांपल है ब्लूटूथ। देन लिमिटेड कनेक्टिविटी विद वायरलेस, अब ये आपने 3 पॉइंट जो है वो लाजमी याद कर लेना है। ये आपके पास शॉर्ट जो है वो आपके पास 3 मार्क्स का आ सकता है कि जो हमारे पास लिमिटेड कनेक्टिविटी होती है ना वायरलेस के साथ, उसके कौन से 3 पॉइंट्स हैं तो वो देख लें। It has low signal strength. In the wireless LANs, the propagation is blocked by walls, etc. And it can't depend on CD, यानी कि कुलेयन detection to avoid the interface because not all participant may hear. तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं। देन CSMACA से रिलेटेड हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे भी लिख लेनी है, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुलेयन से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, लोकल टॉक अब क्या है? एप्पल ने इन्वेंट की लैन टेक्नोलॉजी जिसने यूज किया बस टोपोलॉजी को, और वो आपको पता है कि जो लैन टेक्नोलॉजी और बस टोपोलॉजी यूज हो रही है उसे कहते हैं ईथरनेट। इट्स इंटरफेस इंक्लूडिंग विद ऑल मैकिनटॉश कंप्यूटर्स। लो स्पीड अब इसकी कितनी है? 230.4 kbps, और इसकी जो है वो कॉस्ट भी लो है, और इसमें आप लोग जो है वो मैकिनटॉश के अंदर आपको जो है वो फ्री मिलता है और आप इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं। और लोकल टॉक किससे यूज करता है? CSMACA। अच्छा, अब जितना ये सब्जेक्ट इजी है ना उतना ही इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा माइंड में रखने वाली चीज़ें। अब जैसे कि ये कितनी चीज़ें हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि किसकी स्पीड कितनी है, तो ये आप लोगों को सही से याद तब होगा कि आप लोग जब पेपर देने जाए ना, ठीक है, उससे जब आप पेपर्स की तैयारी कर रहे हो तो आपने एक रजिस्टर पर एक पेज के ऊपर ना ऊपर हेडिंग दे देनी है, और जितनी भी ये नंबर्स वाली चीज़ें हैं ना उनको एक पेज पे लिख लेना है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि लोकल टॉक है तो उसके अंदर कितनी स्पीड है, लैन है उसकी स्पीड कितनी है, ईथरनेट है उसकी स्पीड कितनी है। तो इससे आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा। ऐसे यहाँ से करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, तो ये मैं आप लोगों को एक मेथड बता रही हूँ कि आप किस तरह से अच्छे से याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गई है टोकन रिंग। अब टोकन रिंग क्या होती है? इसके अंदर सिंपली आप लोग जो है वो रिंग टोपोलॉजी यूज करते हो और आपको एक टोकन जो है वो यूज करना होता है। अब आपने जब भी जो है वो कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन करनी है तो टोकन रिंग के अंदर रिंग टोपोलॉजी यूज होगी और एक टोकन यूज होगा
वो बताएगा कि किसने डाटा आ गया कि वही चीज़ है कि टोकन को आप यूज़ किस तरह से करते हैं। ये देखें, कंप्यूटर वेट करता है ना, एक कंप्यूटर है उसने डाटा सेंड करना है, ठीक है, ट्रांसमिट करना है, तो वो टोकन का इंतज़ार करेगा। अगर उसके पास टोकन आएगा तो ही वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। और टोकन जो है वो रिंग के ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट जो कंप्यूटर है वो भी अगर इसी तरह रेडी होगा तो उसको भी टोकन की ज़रूरत होगी। बेसिकली टोकन के अंदर एक रिंग टोपोलॉजी यूज़ होगी और दूसरा एक टोकन यूज़ होगा जो बताएगा कि किस कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है। देन टोकन एंड सिंक्रोनाइजेशन का क्या आपस में कॉन्सेप्ट है कि टोकन जो है वो शॉर्ट रिजर्व फ्रेम होता है जो कि अपीयर नहीं हो सकता डाटा के अंदर। हार्डवेयर जो है वो रीजनरेट करता है टोकन। अगर आपके पास से गुम गया है तो वो हार्डवेयर का काम है कि वो दोबारा से जनरेट करके दे, और टोकन जो है वो कंप्यूटर से परमिशन लेता है कि वो सेंड करे एक फ्रेम को या नहीं। इसी चीज़ को जो है वो आप कहते हो कि टोकन एंड सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट आ गया है IBM टोकन रिंग। अब इसके अंदर आपने याद रखना है कि ये ओरिजिनली 4 Mbps का है और नाउ अब ये हो गया 16 Mbps का। ये मैंने आप लोगों को बताया है ऑलरेडी कि ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी, तो इसमें आप लोगों ने जस्ट ये छोटी छोटी हेडिंग्स देकर और आगे जो है वो ये 4 Mbps 3 Mbps जो है वो लिख लेना है, तब आपको डिफरेंस याद रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है फेडी। फेडी स्टैंड्स फॉर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्ट इज अनदर रिंग टेक्नोलॉजी। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स। अब इसके दो फेडी के ना आपसे या स्टैंड्स फॉर पूछेंगे या आप किससे दो फीचर्स पूछेंगे, तो इसके दो फीचर्स ये हैं कि ये फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करता है स्टेशंस और ट्रांसमिट डाटा के दरमियान और उसका रेट होता है 100 Mbps, जबकि ये पेयर ऑफ फाइबर्स को यूज़ करता है ताकि कंसेंट्रिक रिंग्स को बना सके। फेडी एंड रिलेटेबिलिटी। फेडी और रिलेटेबिलिटी का आपस में क्या कनेक्शन है कि फेडी जो है वो काउंटर रोटेटिंग रिंग्स को यूज करता है जिसके अंदर डाटा जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर फ्लो करता है। देखें यहाँ से यूं, अब यहाँ पे देखें एरोज को सिंबल यू है, मतलब इस तरह से जो है वो डाटा मूव कर रहा है इसमें, ठीक है। एंड देन यहाँ से इसका शेप इस तरह, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यहाँ से डाटा यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से इधर आ रहा है। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ATM का है, ठीक है। ATM एंड ईथरनेट का अब आपको डिफरेंस समझ आएगा कि उसके अंदर बस टोपोलॉजी यूज हुई थी, इसके अंदर स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही है। ATM का आपने स्टैंड्स फॉर याद रख लेना है एसिंक्रोनस ट्रांसफर्ड मोड टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पैकेट स्विचेस। अब ये आपके पास ना ATM की पूरी फॉर्म बनाई हुई है कि ATM इस तरह का होता है, ये बीच में स्विच लगा होता है और ये साइड्स पे कंप्यूटर कनेक्ट है। अब आपको समझ आ रही है ना कि ये स्टार से क्यों जो है वो इसको जो है वो रेफरेंस दिया जा रहा है स्टार में, क्योंकि सेंट्रल हब लगी होती है और कंप्यूटर सारे कनेक्ट होते हैं। तो अब ये ATM बन गया है कि इसके अंदर भी सेंट्रल हब लगी होती है। तो ये ATM का स्विच अगर आपको पेपर पे बनाने के लिए आ जाता है तो पेंट में जाके सिंपल आपने रेक्टेंगल चूज करना है, उसके अंदर आपने लिख देना है ATM स्विच, साथ में छोटे छोटे बॉक्स बना देने हैं और लाइंस के साथ इनको कनेक्ट कर देना है। वेरी इजी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपके पास ना ATM शॉर्ट में आ जाता है तो आपने ये 3 पॉइंट्स उसके लिख लेना है कि उसका डाटा 100 Mbps का होता है, फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करता है और हर कनेक्शन जो है उसके अंदर 2 फाइबर्स लगे होते हैं। वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 9 शुरू हो गया, हार्डवेयर एड्रेसिंग। अब सबसे पहले आपको डेस्टिनेशन आप किस तरह से स्पेसिफाई करते हो। अगर हम लोग जो है ना शेयर्ड नेटवर्क के ऊपर डाटा को सेंड करते हैं तो सारे स्टेशंस पर ही वो डाटा पहुंच जाता है फॉर ऑल लैंड टोपोलॉजी। लेकिन बहुत से ऐसी एप्लीकेशंस भी होती हैं जिसके अंदर वांट डाटा टू बी डिलीवर्ड, यानी डाटा डिलीवर्ड होना चाहता है एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर ऑन अनदर कंप्यूटर, लेकिन सब कंप्यूटर्स के ऊपर वो डाटा सेंड नहीं हो सकता। ये इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है डेस्टिनेशन वाला, एड्रेसिंग वाला, ये जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की है बस आप लोग इनको एक बार पढ़ लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लैन हार्डवेयर एंड पैकेट फिल्टरिंग, तो ये वाली डायग्राम आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, लैन का इंटरफेस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके आप लोगों ने 5 पॉइंट्स कोई भी कर लेने हैं क्योंकि कोई पता नहीं आपका ये लॉन्ग में आ सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग के लिहाज से आप लोग नहीं भी करें तो इसको एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये MCQs में आ सकता है।
अब फॉर्मेट आप लोगों ने याद रखना है कि हार्डवेयर एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, ये लाजमी आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यूज में या शॉर्ट में, कि हार्डवेयर जो एड्रेस होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो वो होता है न्यूमेरिक वैल्यूज की फॉर्म में, और उसका जो साइज होता है वो स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए सिलेक्ट किया जाता है, और जो उसकी लेंथ होती है वो 1 to 6 बाइट्स होती है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट भी है, एमसीक्यूज भी है, मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है कि असाइनिंग हार्डवेयर एड्रेस। अब हार्डवेयर एड्रेस आप कैसे असाइन करते हो, उसकी 3 कैटेगरीज हैं। पहली चीज आपको इनके नाम आने चाहिए, स्टैटिक, कॉन्फ़िगरेबल, डायनेमिक। ये 3 आपको नाम जो है वो लाजमी आने चाहिए। ब्रॉडकास्ट जो है वो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। कैटेगरीज इसकी टोटल 3 ही हैं। अब स्टैटिक क्या होता है, इन दिस कैटेगरी द हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर असाइंस permanent physical address to each network interface and the manufacturer must ensure that every interface has a unique address. स्टैटिक के अंदर मैन्युफैक्चरर होता है जो आपको एड्रेस देता है, और यही ख्याल रखता है कि हर जो इंटरफेस हो उसके पास यूनिक एड्रेस हो, यानी डिफरेंट हो हर किसी के पास। कॉन्फ़िगरेबल में क्या होता है कि जो एड्रेस होता है वो एंड यूजर्स कौन होते हैं, जैसे हम लोग खुद ही उसका एड्रेस सेट करते हैं, या फिर ऐसे होता है कि मैनुअली यानी कि ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस असाइन हो जाता है, या आप लोग खुद कर लेते हो। स्विचेस और जंपर्स ऑन द इंटरफेस और इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द सॉफ्टवेयर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में, इसको छोड़ दें। डायनेमिक क्या है कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है एड्रेस ईच टाइम, हर बार जब भी पावर अप होता है। और ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि सम एप्लीकेंट्स वांट्स टू ब्रॉडकास्ट मैसेज टू ऑल स्टेशंस ऑन द लैंड फॉर दिस पर्पस। इसके अंदर सारे स्टेशंस के ऊपर ही ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और इसका पर्पस क्या है कि ब्रॉडकास्ट को इफिशिएंट बनाना, कि मैसेज जो है वो सारे स्टेशंस तक पहुंच जाए। एंड स्पेशल ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज टू आइडेंटिफाई मैसेज। अच्छा, इसमें आप लोगों ने ना, मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बताती हूँ कि आपने क्या करना है। पहली चीज, हार्डवेयर एड्रेस होता किस तरह का है जी, उसकी लेंथ होती है 1 से लेके 6 बाइट्स तक, लेकिन जो उसका साइज होता है ना वो डिपेंड करता है नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर, और उसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिक। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। दूसरी चीज, जब हार्डवेयर एड्रेस असाइन कितने तरीकों से होता है, 3 तरीकों से असाइन किया जाता है एड्रेस, स्टैटिक, कॉन्फ़िगरेबल एंड डायनेमिक। स्टैटिक के अंदर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर आपको असाइन करता है क्या, एड्रेस। कॉन्फ़िगरेबल के अंदर आप या खुद कर लेते हो या आपको मैनुअली यानी ऑटोमेटिकली आपको दे दिया जाता है। डायनेमिक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको फिजिकल जो एड्रेस है वो असाइन कर देते हैं हर बार जब भी, यानी कंप्यूटर आप बंद करते हो दोबारा ऑन करते हो तो वो आपको दोबारा से नया एड्रेस देगा, फिर पीसी बंद करेंगे फिर ऑन करेंगे दोबारा से नया ही एड्रेस मिलेगा। और ब्रॉडकास्ट तो आपको पता है कि इसके अंदर जितने भी स्टेशन होते हैं उन तक पहुंचाना जो है वो ब्रॉडकास्ट का काम होता है, और इसमें एफिशिएंट होता है। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, प्रॉपर जो है वो हैंडआउट्स को हाईलाइट करती हूँ, पहले खुद हर एक चीज़ को रीड करती हूँ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग ढूंढती हूँ, और वो जो है वो पास्ट पेपर से, तो वो आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ। तो अगर आप लोगों को जो है वो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं जो है वो साथ साथ लेक्चर्स अपलोड करूँगी ना, ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे साथ साथ बताना है। अगर आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लगे तो ही मैं फाइनल टर्म की वीडियोस अपलोड करूँगी, अदरवाइज नहीं, बिकॉज इतने थोड़े से स्टूडेंट्स के लिए 100 या 200 स्टूडेंट्स के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगी, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट्स देखेंगे वीडियो उन सब ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरा मेथड पसंद आ रहा है, तो लाजमी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मेरी ऑलरेडी जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है CS 401 की, ठीक है, और 401 और 401P की, ठीक है, वो प्रॉपर मैंने जो है वो बना दी है प्लेलिस्ट। उसमें आप लोगों को मिड टर्म की प्रिपरेशन, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन आप लोगों को करा दिया पूरी, वो एक प्लेलिस्ट रेडी है। तो वहाँ से अगर आप लोगों ने लेक्चर्स लेने हैं उसके भी, तो वो आप लोग जो है वो ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। आप लोगों ने चैनल पे जाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी जो है वो मेरी जो चैनल है उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप लोगों के लिए वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, मिड टर्म की भी हैं, फाइनल टर्म की, सब प्रिपरेशनल वीडियोस भी बनाई हुई हैं, करंट पेपर्स शेयर किए हुए हैं, मतलब बहुत कुछ आप लोगों के लिए जो है वो चैनल पे मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो चैनल को आप लोगों ने वहाँ पे जाके सब्सक्राइब भी कर लेना है। बाकी जो आई थिंक CS 504 है वो भी मुझे लगता है कि 4th सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है वो भी,
तो वो भी उससे रिलेटेड मैंने करंट वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई है, करंट पेपर से रिलेटेड। तो जो चीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल है वो सारा कुछ ही मेरे चैनल के ऊपर है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है कि आप लोग जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, मुझे नहीं आइडिया होगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल पर हैं, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जिन्हें पसंद आ रही हैं, जिन्हें अच्छी लग रही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है आप लोगों ने। मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी और फिर तभी मुझे आइडिया होगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उस हिसाब से फिर मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।